सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और साथ में पढ़ेंगे दोस्तों उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, मैं पहले से आपको कह सकता हूँ यहाँ पर कि देखिए हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोलते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों क्या चीज़ होती है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था आयनन एंथैल्पी। क्या पढ़ाया था मैंने दोस्तों? आयनन एंथैल्पी। इसमें क्या था, इसमें दोस्तों किसी भी उदासीन परमाणु में से हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी दोस्तों एटम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो एटम होना चाहिए दोस्तों गैसीय उदासीन। कैसा होना चाहिए? गैसीय उदासीन विलगित परमाणु भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास में ये जो परमाणु है, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में हमको इलेक्ट्रॉन क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। समझना इसको ध्यान से, हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाह्यतम कोश में जोड़ना है। तो आयनन एंथैल्पी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आई बात समझ में? वापस से मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आयनन एंथैल्पी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, और बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी या ऊर्जा देनी पड़ रही थी, यानी कि लगानी पड़ रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हमको इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में जोड़ना है। तो जोड़ने से दोस्तों यहाँ पर आपको एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? एनर्जी प्राप्त होती है, मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है। आई बात समझे? तो दोस्तों अगर मैं इसको एक ही लाइन में कहूँ तो किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने जैसी बात यह है कि जो आपका एटम है, जो आपका परमाणु है, उस परमाणु की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इसको बोलेंगे आकर्षण। क्या बोलेंगे दोस्तों? आकर्षण। यानी कि नाभिक होता है, इसका बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर पकड़ अच्छी होगी तो हम बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के संपर्क में जैसे आएगा, वो नाभिक उसको बांध देगा। किससे? उस परमाणु से या उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से। ठीक है, आई बात समझिए? तो ये चीज़ होनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझनी है जब एनर्जी मुक्त हो रही है। ठीक है, आगे मैं प्रोसेस समझाऊंगा आगे क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी है। अगर आप लोग ये याद रखना चाहते हो तो ये याद रख सकते हो, ये याद रखना चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से ऋणायन बनाने के लिए परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या हम जोड़ते हैं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होने के कारण
नाभिक तथा जोड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके मध्य आकर्षण होने के कारण से दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा मुक्त हुई है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक संयोजी ऋणायन बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो आपको जो भी याद रखना है याद रख सकते हैं दोनों डेफिनेशन में से। अब मैं इसको समझाता हूँ एक रिएक्शन के तौर पर। देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक एटम है जिसको हम ए नाम देते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि ये गैसीय परमाणु है। इस परमाणु के अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? जोड़ना है। तो मैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ऋण आयन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऋणायन बनता है, इस बात को ध्यान रखो। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा इस परमाणु के अंदर, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, और ये गैसीय फॉर्म में ही है। और जो एनर्जी बाहर निकली है दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलेंगे शॉर्ट में EA। तो जो EA होती है वो दोस्तों मुक्त होती है। जब एनर्जी मुक्त होती है तो इसको लिखते हैं नेगेटिव। क्या लिखते हैं दोस्तों? नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा EA। अभी हमको पता नहीं है कितनी निकली है, तो हमने इसको नेगेटिव लिख दिया। अब A की जगह पर मैं कोई तत्व लिखता हूँ। देखिए परमाणु लिखता हूँ, जैसा हमारे पास में क्लोरीन है गैसीय फॉर्म में, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है दोस्तों, तो क्या बनाता है? ये बनाएगा Cl-। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एनर्जी मुक्त होती है, इस एनर्जी को हम लिखेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, तो मैं लिख दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। बस इतना ध्यान रखो कि ये माइनस यहाँ पर इतनी एनर्जी मुक्त होती है। क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से हमको इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। अब दोस्तों मैं इसको समझाऊँ आगे, तो इसका जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। क्या होता है दोस्तों इसका मात्रक? तो मैं इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं दोस्तों यूनिट की, तो इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक है, ये होता है। या दोस्तों इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति मोल, या इसका मात्रक होता है दोस्तों किलो कैलोरी प्रति मोल। क्या? किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इसके यहाँ पर 3 मात्रक हो जाएंगे। ज़्यादातर जो काम में आते हैं वो दोस्तों ये दोनों होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको आयनन एंथैल्पी का भी बताया था, किलो जूल प्रति मोल। ओके, तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ से एक चीज़ समझना ध्यान से। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, उसमें हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी मुक्त होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। लेकिन कभी के बार दोस्तों जो नाभिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोश में, इनका आकर्षण बहुत कम है, यानी कि नहीं के बराबर है। परमाणु बड़ा है, परमाणु बड़ा है, थोड़ा सा ऐसा ही बन गया, समझ लो ध्यान से इसको। अभी फिलहाल रफ डायग्राम है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य, क्योंकि दूर है बहुत, तो उनके मध्य आकर्षण इतना नहीं है, या नगण्य है कह सकते हैं हम, नहीं के बराबर। नगण्य हालांकि नहीं हो सकता, पर नहीं के बराबर है, बहुत कम है। तो दोस्तों हमको अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा यहाँ पे?
तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम जोड़ेंगे तो वो उसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन तब ही जुड़ता है जब इसका आकर्षण ज़्यादा होता है। अब हमको इस इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ना है इसके अंदर, तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझना बात को ध्यान से। जब हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो दूसरी बार, कौन सी बार दोस्तों, दूसरी बार, कहने का मेरा मतलब ये है, तो पहली बार जब आप जोड़ोगे, पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, यानी कि ये वाली सिचुएशन जब क्लोरीन उदासीन विलगित गैसीय परमाणु था, तब आपने जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तब आपको जो एनर्जी प्राप्त हुई है वो कहलाती है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब आप इसी क्लोरीन माइनस के अंदर, क्लोरीन माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन को दूसरी बार जब जोड़ोगे तब आपको एनर्जी मुक्त हुई नहीं दिखेगी, और दोस्तों आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, लगानी। तो जो दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो दोस्तों नेगेटिव नहीं होकर के कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। और जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो दोस्तों नेगेटिव है, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होती है। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी होती है ये हमको ये बताती है कि नाभिक होता है उसका आकर्षण कितना ज़्यादा है, या आकर्षण की शक्ति को हमको पहचानना है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है उनके मध्य आकर्षण की शक्ति को अगर हमको पहचानना है या हमको अंदाज़ा लगाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ के देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि हालांकि इलेक्ट्रॉन होता है वो दोस्तों नाभिक से आकर्षित कितना होता है वो बताती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आई बात समझ में? मैं घुमा घुमा के आपको समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे इसको समझते हैं, तो आगे हो जाएगा इसके प्रभावित करने वाले कारक। क्या हो जाएंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा बहुत बड़ी बड़ी, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, और जो मैं बोलूँगा उसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर डेफिनेशन लिखना है तो। बट आपको मैं समझा दूंगा तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से सबसे जो पहला कारक है दोस्तों वो है परमाणु आकार, वो है परमाणु आकार। देखो एटॉमिक साइज की हम बात करेंगे, परमाणु आकार की हम बात करते हैं। तो जो परमाणु आकार होता है अगर दोस्तों बढ़ता है, किसी भी परमाणु का आकार अगर बढ़ता है, तो आपने अभी समझाया मैंने आपको कि नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है या बाह्यतम कोश में हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, तो उनकी दूरी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जब दूरी ज़्यादा हो जाती है तो नाभिक होता है इसकी पकड़ बाह्यतम कोश में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो हम जोड़ने वाले हैं उसको वो नहीं पकड़ पाएगा, यानी कि उसको वो नहीं बांध पाएगा। तो अगर परमाणु आकार बढ़ रहा है तो परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है दोस्तों, ये हमको कम प्राप्त होती है। देखो एक ही चीज़ समझना आपको, आकर्षण ज़्यादा
इसका मतलब मुक्त होने वाली एनर्जी का मान ज़्यादा। अब जब मुक्त होने वाली एनर्जी का मान ज़्यादा तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा। आई बात समझे। अगर आकार बढ़ता है, अगर परमाणु का आकार बढ़ता है, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यह नाभिक है, देखो ये छोटा परमाणु है, 2 ही कोश है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन जोड़ना जाओगे, फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ले लेगा, जोड़ देगा और हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आकार छोटा हो गया। जब आकार छोटा है इसका मतलब आकर्षण बहुत ज़्यादा, आकर्षण बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन फटाक से जुड़ जाएगा और एनर्जी ज़्यादा हमको मिलेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा। लेकिन मैं अगर इसको कहूँ कि आकार बड़ा है, आकार दोस्तों बड़ा है, इसका मतलब अगर हम बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, नाभिक का आकर्षण इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम जुड़ेगा तो हमको कम एनर्जी प्राप्त होगी। इसका मतलब आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लिखो कि परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन के बंधुता के मान में कमी होती है क्योंकि अतिरिक्त जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण, अतिरिक्त जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता या मुक्त होने वाली ऊर्जा कम प्राप्त होती है। या सीधा लिख दो, है ना, सीधा लिख दो, जिससे ऊर्जा कम मुक्त होती है। ओके, लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो बैक करो वीडियो को, रिवर्स करो वापस, फिर जो मैंने बोला उसको वापस लिखो। तो मैं इसको कहूँ दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार की। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, अगर परमाणु आकार बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रही है। ठीक है, बस यही संबंध है। सेकंड होता है दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यह होता है क्या है, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण को बताता है। नाभिक के मध्य आकर्षण को बताता है। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से समझो इसको क्या कहता है। एक बार प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है इसको समझ लो, ताकि आपको समझना फिर बाकी आसान हो जाए। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ये कहता है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक कितना आकर्षण लगा रहा है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक कितना आकर्षण लगा रहा है, यानी कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण बल। नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डाला गया आकर्षण बल।
अब समझ गए होंगे आप लोग, प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ता है इसका मतलब आकर्षण बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है इसका मतलब आकर्षण बढ़ता है। जब आकर्षण बढ़ता है तो आपको मैंने समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है बाह्यतम कोश में, तो इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है बाह्यतम कोश में, तो दोस्तों आसान हो जाएगा। और जब फटाक से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो एनर्जी मुक्त ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी मुक्त ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों अगर मैं इसको समझाऊं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता व प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा इसका मतलब मुक्त हुई ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा होगा। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं समानुपाती। देखिए नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि नाभिक व अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य, क्योंकि नाभिक व अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अधिक होता है, आकर्षण अधिक होता है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब समझते हैं तीसरी बात। तीसरी जो बात है दोस्तों वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ये लास्ट है, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि यही मुख्य होते हैं। परिरक्षण प्रभाव, या इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं दोस्तों आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव, इसको मैं बाउंड्री बना देता हूँ। देखो परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव होता है, इसको मैं एक ही लाइन में कहूँ तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका परमाणु बड़ा है जिसमें n-1 या n-2 या n-2 में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये क्या होता है? तो ये दोस्तों ये होता है कि आंतरिक कोश। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये नाभिक है, ये कोश है, ये कोश है, जिसको हम आंतरिक कोश कहते हैं। और ऐसे कैसे दोस्तों अलग अलग नहीं, बहुत सारे कोश हैं। क्या है? ऐसा बहुत बड़ा परमाणु, मैंने इसको आधा ही बनाया है, समझ लेना आप लोग। नाभिक है और ऐसे बहुत सारे कोश हैं, इसको बोलेंगे आंतरिक कोश और इसको बोलेंगे बाह्यतम कोश। तो जब आंतरिक कोश है जिसको मैंने नाम दिया n-1 n-2, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और अगर हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ना है बाह्यतम कोश में, तो भाई आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हुए इस नाभिक से आकर्षित पहले से
हो चुके हैं या नज़दीक है तो आकर्षण ज़्यादा है। अगर ये बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित होने आएंगे या नाभिक से आकर्षित होंगे तो बीच में उनको किसका सामना करना पड़ेगा? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का। जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का उनको सामना करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो माइनस माइनस के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो यदि मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो उनके मध्य तो पहले से प्रतिकर्षण है, तो फिर बाहर से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, है ना। तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो जुड़ पाएगा। इसका मतलब ये समझे कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो प्रतिकर्षण बढ़ता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से आकार बड़ा होता है, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होता है। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होता है तो दोस्तों आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से कम आकर्षित होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कम देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मुक्त ज़्यादा नहीं होगी। आई बात समझ में? तो आप समझ चुके होंगे कि परिरक्षण अगर प्रभाव बढ़ता है तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रॉन बंधुता परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ता है तो प्रतिकर्षण बढ़ता है, आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होने से आने वाले इलेक्ट्रॉन होता है वो कम ही आकर्षित होगा तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। इसको बढ़ने से ये घट जाता है तो ये कम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। डेफिनेशन लिखना लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है क्योंकि n-1 या n-2 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व अतिरिक्त जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण से नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। प्रतिकर्षण से नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। आई होप को सारा लिख लिया होगा आपने। अब दोस्तों ये आपको मैंने समझा दिए, और एक चीज़ और मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको ऐसे ही समझ लो। देखिए, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं आवर्त सारणी की बात करता हूँ। आवर्त सारणी कैसी होती है आपको पता है? ऐसी होती है। मैं आवर्त सारणी की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी होती है आवर्त सारणी। यहाँ पर ऐसे क्षैतिज होते दोस्तों आवर्त, और आवर्त कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। और ऊर्ध्वाधर होते दोस्तों वर्ग, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, 18 होते हैं। देखो, क्षैतिज जैसे लाइनें होती है, क्षैतिज लाइनें आवर्त सारणी में, उसको बोलते हैं आवर्त। और ऐसे खड़ी जो लाइनें होती है, ऐसे खड़ी लाइनें, हालांकि यहाँ पर 2 ही होती है, खड़ी लाइनें जो होती है ऐसे, इसको बोलते हैं वर्ग, जो कि 18 होते हैं। अगर दोस्तों आप लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो यहाँ पर आपको आकार घटता हुआ नजर आता है। लिखना है तो लिख लेना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है।
बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप इसको लिख सकते हो कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ आकार छोटे होते हैं। आकार छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि आकार इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो परिरक्षण प्रभाव की तुलना में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर समझो, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो, तो वहाँ पर आपको दोस्तों कोशों की संख्या में वृद्धि हुई नज़र आती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, वैसे कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। और जब कोशों की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण कम हो जाता है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ पाता है, या इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वहाँ पर मुक्त होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या हो जाती है, घटती है। इसका मतलब समझे, इसको लिखना है तो लिखो, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश की तुलना में बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। या इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, लिखना नहीं है, ये गलत बात है। दोस्तों ये था आपका टॉपिक, जो कि बहुत शानदार, और मैंने आपको शानदार तरीके से ही पढ़ाया। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट लेना ले लो।